हेलो प्यारे बच्चों, चला जाए आगे क्लास की ओर। हम लोगों का सेशन चल रहा है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, और उसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन तक पॉइंट्स हो गए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन। इसमें 3 टाइप पढ़ना है हम लोगों को, उसके बाद ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक लास्ट टॉपिक बचेगा, पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स, छोटा सा टॉपिक है। इसके अंदर 3 रिएक्शंस पढ़ने हैं, तो समझेंगे हम लोग आज केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन। बीच में गैप हो गया, समर वैकेशन चल रहा था, इसलिए क्लासेस नहीं आ रहे थे आप लोगों के, पर अब रेगुलर रहेंगे। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन में अगर बात करें तो रिएक्शन 3 प्रकार से करते हैं। जो हेलो एल्केन होते हैं वो 3 तरीके से रिएक्शन करते हैं। पहला करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा है एलिमिनेशन रिएक्शन, और तीसरा है रिएक्शन विथ मेटल्स। बारी बारी से तीनों रिएक्शंस को समझेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है किसी एक को हटाकर उसके जगह पर किसी दूसरे चीज को जोड़ देना। जैसे मेरा शर्ट आप पहन ले और आपका शर्ट हम पहन ले, तो हम कहेंगे हमारे शर्ट का आपस में अदला बदली हुआ है, तो हम कहेंगे हमारे और आपके बीच में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ है, शर्ट का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ है। यहां पर वैसा ही है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे कहने का मतलब क्या है कि आपके पास ये देखिए, आपके पास ये हेलो एल्केन है RX, R मतलब अल्काइल और उसमें X लगा है, मतलब हैलोजन लगा है। तो अल्काइल में हैलोजन लगा है, इसीलिए हेलो एल्केन, या इसको क्या कहते हैं, अल्काइल हैलाइड कहते हैं। और NU का मतलब है न्यूक्लियोफाइल। NU का मतलब क्या है? न्यूक्लियोफाइल। अब देखिए R के साथ X था, अब देखिए जब प्रोडक्ट बना है तो R के साथ क्या आ गया है? NU आ गया है, और जो X जो R के साथ था वो X बाहर हो गया है, यानी R के साथ जो था वो हट गया है और NU उसकी जगह पे चला गया है, और देखिए X बाहर हो गया है, अदला बदली हुआ, एक्सचेंज हुआ है, एक को डिस्प्लेस करके दूसरा उसके जगह पर सेट हो गया है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि ये जो न्यूक्लियोफाइल NU लिखा हुआ है ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर है किसके कंपैरिजन में? उस X के कंपैरिजन में NU न्यूक्लियोफाइल जो है वह ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। तो वो क्या करेगा? वीकर न्यूक्लियोफाइल को डिस्प्लेस करके उसके जगह पर खुद उसके पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेगा। इसी को कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब मन में सवाल आता है आपके कि भैया न्यूक्लियोफाइल होता क्या है, लेकिन इससे पहले थोड़ा इसको और बेहतर तरीके से हम समझाना चाहते हैं। जैसे देखिए आपके पास क्या है, ये है आपके पास RX, इसको आपने कहा हेलो एल्केन। अब RX में ये जो आप R देख रहे हैं ये है अल्काइल ग्रुप और ये है हैलोजन। ये X जो है वो क्या है? हैलोजन है। ये X है भैया हैलोजन, और R क्या है आपके पास? R का मतलब होता है एल्काइल ग्रुप। R का मतलब क्या होता है? एल्काइल ग्रुप। अब R और X में दोनों शेयरिंग करके बॉन्ड बनाया है। कैसे बनाया है? शेयरिंग करके। X अपना इलेक्ट्रॉन दिया है और R अपना इलेक्ट्रॉन दिया है, पर चूंकि जो हैलोजन है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्या है? ज्यादा इलेक्ट्रॉन का भूखा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। EN का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव समझिएगा, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इस अल्काइल के कंपैरिजन में। और वैसे भी ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, अल्काइल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन देता है, और X जो हैलोजन है वो इलेक्ट्रॉन लेगा। तो ये क्या करेगा? X जो R के इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, और ऐसा करने से क्या होगा? R अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, तो R पर आएगा प्लस, और साथ में X जो है वो R का इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर हुआ, इसीलिए X पर आएगा माइनस। क्यों X इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर हुआ? बिकॉज X इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन R। अब इलेक्ट्रॉन लिया तो X के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? तो जवाब है 2 दिखेंगे। क्यों 2 दिखेंगे? क्योंकि X का एक अपना वाला भी तो फ्री हो गया ना। जब ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, R के साथ जब बॉन्ड X का था वो ब्रेक हो गया, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, तो X का अपना इलेक्ट्रॉन तो अपना वाला जो था वो भी फ्री हो गया, और R का लिया तो R का लिया, इसीलिए एक R का लिया 100 और एक उसका अपना वाला था 100।
और चूंकि उसने एक ही इलेक्ट्रॉन लिया है x ने, इसीलिए x के पास एक माइनस का साइन है। कभी भी अगर एक माइनस का साइन हो तो उसके साथ लोन पेयर हिडन होता है। ये कॉमन सेंस है कि अगर वो माइनस चार्ज है मतलब उसने एक दूसरे का इलेक्ट्रॉन लिया होगा, तो लेने से उसका अपना वाला भी तो फ्री हो गया होगा। ये जो इलेक्ट्रॉन लिया है उसको शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन लेगा, जब भी लेगा तो पेयर में आएगा इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर R पे प्लस आ गया और X पर क्या आ गया, माइनस आ गया है। अब एक्चुअल में जब आपने इसको रिएक्शन कराया, किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, किसी दूसरे न्यूक्लियोफाइल के साथ। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल नाम में ही उसका अर्थ छुपा है। न्यूक्लियो और फाइल, न्यूक्लियोफाइल दो शब्दों के मिलने से बना है, न्यूक्लियो प्लस फाइल। न्यूक्लियो मतलब है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में कौन कौन से चार्ज होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पर तो कोई भी चार्ज नहीं होता है। यानी अगर हम कहें कि न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है, तो आप कहेंगे कि न्यूक्लियस पे सिर्फ प्रोटॉन का यानी प्लस चार्ज होता है, यानी न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है। और फाइल का मतलब होता है लविंग। फाइल का मतलब क्या होता है, लविंग, यानी वैसा केमिकल स्पीसीज, हमने क्या कहा, वैसा केमिकल स्पीसीज। स्पीसीज का मतलब केमिस्ट्री में एटम या मॉलिक्यूल या आयन होता है। सब बात लिखवाएंगे, बकाओ मत, लिखो कुछ मत, पहले समझो तब लिखना। अभी सब बात जो हम बोल रहे हैं सब लिखा हुआ है, परेशान ना हो आप, पहले समझिए। फाइल का मतलब होता है लविंग स्पीसीज, यानी जो प्लस से प्यार करे, जो प्लस की चाहत रखता हो, जिसके पास प्रोटॉन की कमी हो, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाए, वैसे स्पीसीज को न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। कैसे पहचानेंगे कि कौन न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल होने के लिए कंडीशन क्या है कि उसके पास माइनस का चार्ज होना चाहिए, या उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, या उसके पास दोनों हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा न्यूक्लियोफाइल, देखिए इसके पास माइनस है, तो अगर किसी के पास माइनस है तो वो न्यूट्रल होने के लिए क्या चाहिए, उसको प्लस चाहिए, तो ये प्लस की चाहत रखता है। अगर इसके पास माइनस नहीं भी हो, लेकिन अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, तो वो लोन पेयर को बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट करना चाहेगा। क्या चीज में कन्वर्ट करना चाहेगा, बॉन्ड पेयर में। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन के पास, मान लो यहाँ पे H2O लिए हैं, H2O में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है, तो लोन पेयर में क्या होता है, रिपल्शन होता है, और लोन पेयर रिपल्सन का कारण होता है, जिससे अनस्टेबिलिटी आती है। तो वो चाहेगा कि लोन पेयर को क्या चीज में कन्वर्ट कर दें, बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट कर दें। और इसीलिए क्या करेगा, ये अपने लोन पेयर को बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट करने के लिए किसी पॉजिटिव चार्ज की चाहत रखता है। काश कोई पॉजिटिव आता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होता, उसको हम अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देते और एक अपने पास से रख करके एक बॉन्ड बना लेते। तो इसके कहने का मतलब है कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, तो जो न्यूक्लियस लविंग, जो प्रोटॉन लविंग, जो पॉजिटिव लविंग स्पीसीज होते हैं, उनको न्यूक्लियोफाइल कहा जाता है। न्यूक्लियोफाइल पहचानने का तरीका है जिसके पास माइनस चार्ज हो, या जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। एक भी लोन पेयर हो तो चलेगा, एक से अधिक लोन पेयर हो तब भी चलेगा। नेगेटिव चार्ज हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, या दोनों हो तो उसको हम लोग न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। ठीक है, अब तो यहां पर जब न्यूक्लियोफाइल लेंगे तो इसके पास चूंकि माइनस चार्ज है, तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, जो R के पास प्लस है और N के पास, NU के पास माइनस, तो इसका प्लस और माइनस मिलकर के एक बॉन्ड सेटअप करेगा। ध्यान रहे, अगर आप बॉन्ड दिखा रहे हैं तो आपको प्लस माइनस दिखाने का अधिकार नहीं है। इसके पास इलेक्ट्रॉन कम था, और न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या है, माइनस का मतलब क्या हुआ, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसके पास कम है, तो ये दोनों मिलकर बॉन्ड बना लिया। इसके पास ज्यादा था वो इसको दे दिया, तो एक इसके पास भी हो गया। इसके पास दो था, एक इसको दिया, तो इसके पास एक ही बच गया। तो जब दो था, ध्यान समझो जरा, तो एक R को दे दिया अपना इलेक्ट्रॉन और एक NU अपने पास रखा, और इस प्रकार इन दोनों के बीच में क्या हो गया, बॉन्ड हो गया। तो RX के साथ, जो R के साथ X था, X हटा और उसके जगह पर क्या आ गया, न्यूक्लियोफाइल आकर के क्या बन गया, RNU। और X माइनस जो बाहर हुआ, इसको कहा जाता है न्यूक्लियोफ्यूज। बोलो क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोफ्यूज कहा जाता है। जो बाहर निकलता है उसको न्यूक्लियोफ्यूज, और जो आकर के जुड़ता है उसको न्यूक्लियोफाइल कहा जाता है। सर ये भी तो न्यूक्लियोफाइल है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, यह भी न्यूक्लियोफाइल है। लेकिन जब स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल किसी वीकर न्यूक्लियोफाइल को डिस्प्लेस करके उसके जगह पर जाता है, तो जो वीकर न्यूक्लियोफाइल जो बाहर निकलता है, इस वीक न्यूक्लियोफाइल का नाम न्यूक्लियोफ्यूज रखा जाता है। यानी जो बाहर निकलेगा वो वीकर न्यूक्लियोफाइल है ये भी न्यूक्लियोफाइल, लेकिन थोड़ी देर के लिए इसका नाम क्या हो जाता है, न्यूक्लियोफ्यूज हो जाता है, क्योंकि ये वीकर है, ताकि दोनों में डिफरेंस समझ में आए। और जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल होता है वो न्यूक्लियोफ्यूज के मुकाबले ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है।
यही है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए यहां पर वही रिएक्शन हो रहा है कि RX के साथ जब न्यूक्लियोफाइल को लिए हैं तो यहां पर क्या हुआ है, X बाहर हो गया है। कैसे बाहर हुआ तो यहां समझाए हैं, क्यों बाहर हुआ वो भी समझाए हैं। और ये न्यूक्लियोफ्यूज किसको कहा जा रहा है, तो इस X माइनस को न्यूक्लियोफ्यूज कहा जा रहा है। और इसको क्या कहा जा रहा है, NU को क्या कहा जा रहा है, इसको न्यूक्लियोफाइल कहा जा रहा है। और ये क्या है आपके पास, अल्काइल हैलाइड है। समझ में आ रहा है कुछ बात? हाँ, इसी बात को अभी लिखना कुछ नहीं है, पहले आप समझेंगे। आपको हेडिंग देना है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का डेफिनेशन क्या है कि वैसा रिएक्शन जिसमें स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल किसी वीकर न्यूक्लियोफाइल को डिस्प्लेस करके उसके जगह पर खुद चला जाता है, तो ऐसे रिएक्शन को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। उदाहरण दिया हुआ है कि ये आपके पास हेलोएल्केन है RX, और जब ये न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट कर रहा है तो RX से X जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण R के इलेक्ट्रॉन को लेकर बाहर निकल जा रहा है न्यूक्लियोफ्यूज बनकर, और R पर प्लस छोड़ के जा रहा है। तो R पे जो प्लस चार्ज है और न्यूक्लियोफाइल पे जो माइनस चार्ज है, ये प्लस माइनस मिल करके R का जो प्लस है और NU का जो माइनस है, ये दोनों आपस में क्या हो जा रहे हैं, कनेक्ट हो जा रहे हैं। और कनेक्ट होकर के क्या बना दे रहे हैं, RNU बना दे रहे हैं। इसी रिएक्शन को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा जाता है। ये रिएक्शन जो शॉर्ट में लिखा था, इसको हमने एलाबोरेट करके खोल करके समझा करके आपको लिखा है। ये रिएक्शन लिखने के बाद आगे लिखेंगे न्यूक्लियोफाइल क्या होता है और न्यूक्लियोफ्यूज क्या होता है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट चलते हैं आगे। चलिए अब सवाल पूछा जाता है न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। तो न्यूक्लियोफाइल का डेफिनेशन देखिए बाबू, न्यूक्लियोफाइल क्या है। तो न्यूक्लियोफाइल के बारे में कहा जाता है केमिकल स्पीसीज। हमने क्या कहा, केमिस्ट्री में केमिकल स्पीसीज कहीं लिखा हुआ हो तो स्पीसीज का मतलब आपको आज के बाद समझना है, या तो एटम की बात कही जा रही है, या मॉलिक्यूल्स की बात कही जा रही है, या आयंस की बात कही जा रही है। केमिस्ट्री में अगर स्पीसीज वर्ड आता है तो स्पीसीज का मतलब एटम या मॉलिक्यूल या आयंस होता है। केमिकल स्पीसीज दैट डोनेट्स एन इलेक्ट्रॉन पेयर टू एन इलेक्ट्रोफाइल, वैसा केमिकल स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है किसको, जिसके पास जो इलेक्ट्रोफाइल होता है उसको। ऑल मॉलिक्यूल्स और आयंस विद अ फ्री लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और एटलीस्ट वन, यहां पर लिखा हुआ है पाई बॉन्ड लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, पाई बॉन्ड लिखा हुआ है। यहां समझ में नहीं आ रहा आपको, तो यहां पर लिखा हुआ है वन पाई बॉन्ड कैन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। दिखाई दे रहा है आपको, हाँ वहां पाई बॉन्ड लिखा हुआ है। पाई बॉन्ड कैन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल सिंस दे डोनेट इलेक्ट्रॉन दे एक्ट एज लेविस बेस। यानी न्यूक्लियोफाइल को हम लेविस बेस भी कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है। और जो लोन पेयर डोनर होता है उसको लेविस बेस कहा जाता है। लेविस बेस किसको कहा जाता है, लोन पेयर डोनर। जो लोन पेयर डोनेट करता है उसको लेविस बेस कहा जाता है। कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, देखिए हमने क्या कहा, इसके पास माइनस चार्ज है। H2O कैसे हो गया, तो बताए ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अमोनिया कैसे हो गया, तो अमोनिया में नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन पर 1 लोन पेयर होता है। ये Cn माइनस है, साइनाइड माइनस, साइनाइड आयन है, नाइट्राइल आयन है, ये क्लोराइड आयन है, आयोडाइड आयन है, एसीटेट आयन है। तो ये सब में माइनस चार्ज देख रहे हैं आप, या इनके पास अगर माइनस चार्ज नहीं है तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इसी कारण से इनको हम क्या कहते हैं, ये सब के सब प्लस की चाहत रखते हैं, इनको न्यूक्लियोफाइल कहा जाता है। तो ये न्यूक्लियोफाइल का डेफिनेशन है। बोर्ड एग्जाम में तो नहीं पूछा जाता है न्यूक्लियोफाइल का डेफिनेशन, कभी कभी पूछ भी लेता है। और न्यूक्लियोफ्यूज क्या होता है, तो हमने कहा कि लिविंग ग्रुप जो बाहर निकलता है, जो छोड़ करके बाहर निकलता है, जैसे कि Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस विच लीव्स विद एन इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड न्यूक्लियोफ्यूज। जो बाहर निकलता है, जैसे RX के साथ था ना अभी बाबू, RX के साथ आपने जब रिएक्शन कराया न्यूक्लियोफ्यूज का, न्यूक्लियोफाइल का, तो R में क्या हुआ, X अपना इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर आ गया, तो R का प्लस और NU का माइनस, ये दोनों आपस में क्या कर लिया, बॉन्ड बना लिया, और X क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो जो बाहर निकला वो न्यूक्लियोफ्यूज, और जो अंदर आया उसको क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। तो यही होता है, जो बाहर निकलता है इसी को क्या कहा जाता है,
न्यूक्लियोफ्यूज कहा जाता है। जो X माइनस बाहर निकला है उसको न्यूक्लियोफ्यूज, और जो आता है जो स्ट्रॉन्गर होता है उसको कहा जाता है न्यूक्लियोफाइल। अब तुम्हारे मन में एक प्रश्न चल रहा होगा कि सर हम कैसे जान, ये तो समझ में हमको आ गया सर कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफ्यूज क्या होता है। अब आप कह रहे हैं सर कि जो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल रहेगा ना वो वीकर को डिस्प्लेस कर देगा, तो हम कैसे जानेंगे सर कि कौन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है और कौन वीक न्यूक्लियोफाइल है? ये आपके मन में सवाल हो सकता है। तो उसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, अभी हम आपको सारा लिखवा देंगे कि कौन कौन से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होते हैं और कौन से वीक, और कैसे पहचानना है। रटने का जरूरत नहीं है, कैसे उसको देखकर खाली पहचानना है, यह भी हम आपको अभी सिखाएंगे, ठीक है। फिलहाल अभी आप इतना समझिए कि जो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होता है वो वीकर न्यूक्लियोफाइल को डिस्प्लेस करके उसके जगह पर खुद जुड़ जाता है, और इसी रिएक्शन को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा जाता है। इसमें एक चीज न्यूक्लियोफाइल होता है, दूसरा न्यूक्लियोफ्यूज होता है। जो बाहर निकलता है वो न्यूक्लियोफ्यूज। इतनी सी बात मैं समझा रहा हूं, आशा करते हैं आप लोगों को इतना बात समझ में आ गया होगा। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, आगे चलते हैं। ओके, चलिए अब इसके बाद इसका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है भैया, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स क्या होता है। क्या समझेंगे हम लोग, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं। देखिए आपने एक वर्ड सुना होगा एम्फीबियंस। क्या वर्ड सुना होगा बच्चों, एम्फीबियंस। एम्फीबियंस क्या होते हैं, जो जल और थल यानी कि जो पानी में भी रहते हैं और जो मिट्टी में भी रह सकते हैं, वैसे जीव जंतुओं को एम्फीबियंस कहा जाता है। जैसे क्रोकोडाइल हो गया, स्नेक हो गया, फ्रॉग हो गया, ये सबको एम्फीबियंस कहा जाता है। इसी प्रकार केमिस्ट्री में आपने क्लास 11th में एक चैप्टर पढ़ा होगा इक्विलिब्रियम। अगर क्लास 11th पढ़े हो तो थोड़ा बहुत नाम सुने होंगे, इक्विलिब्रियम नाम का कुछ होता होगा। तो वहां पर इक्विलिब्रियम में आपने सुना होगा कि एम्फोटेरिक सब्सटेंस होता है, जैसे वाटर है, अमोनिया है, ये सब जरूरत पड़ने पर एसिड की तरह भी बिहेव करते हैं, जरूरत पड़ने पर बेस की तरह भी बिहेव करते हैं। और वैसे पदार्थ जो एसिड की और बेस दोनों की तरह एक्ट कर सकते हैं, वैसे सब्सटेंस को एम्फोटेरिक या एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस कहा जाता है। हमने क्या कहा, एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक या एम्फीप्रोटिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एम्फीप्रोटिक। ये बात यहां पर क्यों बोल रहे हैं सर, क्योंकि यहां पर एक वर्ड कॉमन है। उसी प्रकार हमने अभी कहा एम्फीबियंस। क्या कहा, एम्फीबियंस। एम्फीबियंस के बारे में हमने बोला कि जो वाटर और लैंड दोनों में एग्जिस्ट करता है उसको एम्फीबियंस कहा जाता है। और एम्फोटेरिक या एम्फीप्रोटिक के बारे में क्या बोला गया कि जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करता है, जैसे कि वाटर, जैसे कि अमोनिया। ये सब ऐसे पदार्थ होते हैं जो जरूरत पड़ने पर एसिड की तरह, जरूरत पड़ने पर बेस की तरह बिहेव करते हैं। तो यहां से एक वर्ड आपने कॉमन चुराइए, यहां पर एम्फीबियंस। यहां पर भी एक वर्ड लगा है एम, इससे आपको याद रखना है एम्बिडेंट का मतलब होता है दो, यानी कि एम का मतलब है दो, यानी कहने का मतलब वैसा न्यूक्लियोफाइल जो एक ही मॉलिक्यूल में एक से अधिक डोनर साइट मौजूद हो। भाई न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। अभी बताए ना कि लेविस बेस है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेगा वही ना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अब इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करेगा, क्योंकि उसके पास ज्यादा है तो प्रॉब्लम हो रहा है, उसको रिपल्सन हो रहा है इलेक्ट्रॉन में, इसीलिए वो प्लस की चाहत रखता है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। तो हम कह रहे हैं कि एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, तो वैसा न्यूक्लियोफाइल जिसमें एक ही मॉलिक्यूल में एक से अधिक ऐसे एटम मौजूद हों जो जरूरत पड़ने पर इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकते हो। जैसे मैं हूं, अब मेरे पास दो हाथ हैं, तो जरूरत पड़ेगा तो हम किसी चीज को इससे ही पकड़ सकते हैं, जरूरत पड़ेगा तो किसी चीज को इससे ही पकड़ सकते हैं। यानी हम यहां से भी किसी को मान लीजिए अगर मेरे पास डोनर एटम है ये, तो मैं यहां से भी डोनेट कर सकता हूं, मैं यहां से भी डोनेट कर सकता हूं। तो इस कंडीशन में मैं क्या कहा जाऊंगा, मैं ऐसा न्यूक्लियोफाइल कहा जाऊंगा मेरे पास एक से अधिक डोनर साइट मौजूद है, तो हम कहेंगे कि हम एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल हैं। उदाहरण के लिए आपको दिया जाता है साइनाइड, और साइनाइड में देखिए कार्बन पर माइनस चार्ज है, तो माइनस का मतलब है कि उसने किसी का इलेक्ट्रॉन लिया है। थोड़ा बहुत अगर आपके पास बुद्धि हो तो अभी थोड़ी देर पहले ही आपको समझाए हैं कि यदि किसी के पास माइनस का साइन है, इसका मतलब उसने दूसरे का इलेक्ट्रॉन लिया है, और जब उसने दूसरे का इलेक्ट्रॉन लिया है तो एक उसका अपना वाला भी फ्री हुआ होगा। यानी एक माइनस के साथ एक लोन पेयर हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री होता है, हिडन होता है जनरली।
तो कहने का मतलब यहाँ कार्बन पर माइनस चार्ज है, मतलब एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो जरूरत पड़ने पर इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर यहाँ से भी डोनेट कर सकता है, यहाँ से भी डोनेट कर सकता है। यानी एक ही मॉलिक्यूल में दो ऐसे एटम हैं जो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, इसलिए इसको एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल कहा जा रहा है। दूसरा आपके पास क्या है, नाइट्राइट आयन है। दूसरा क्या है आपके पास, नाइट्राइट आयन। ऑक्सीजन पर माइनस है, देखिए यहां से भी वो लोन पेयर डोनेट कर सकता है, ऑक्सीजन से भी और नाइट्रोजन से भी कर सकता है। यानी एक ही मॉलिक्यूल में दो ऐसे एटम हैं जहां से इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जा सकता है, प्लस की तरफ आकर्षित हुआ जा सकता है, इसीलिए इसको एम्बिडेंट कह रहे हैं। उसी प्रकार थायोसाइनेट आयन है, सल्फर और यहां पर जो सल्फर से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जा सकता है और नाइट्रोजन से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जा सकता है। यानी एक ही मॉलिक्यूल में सल्फर के पास भी लोन पेयर होता है, एटॉमिक नंबर 16, 2,8,6, तो आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो लोन पेयर तो उसके पास रहेगा ही रहेगा। और नाइट्रोजन के पास तो लोन पेयर होता ही है, और वैसे भी माइनस का साइन है, तो कहने का मतलब है कि नाइट्रोजन से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जा सकता है और सल्फर से भी किया जा सकता है, और इसी कारण से यह भी क्या है, एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल का एग्जाम्पल है। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा इनमें से कौन एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल के एग्जाम्पल हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में दे देगा ऑल ऑफ दीज। तो ध्यान देना है कि ऑल ऑफ दीज, ये तीनों के तीनों एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स हैं। ठीक है, जनरली यही सब ऑप्शन में रहता है, इससे ज्यादा डिफरेंस कुछ नहीं रहता है। अब न्यूक्लियोफिलिक का रिएक्शन का एग्जाम्पल दिया, वो तो अभी आपको थोड़ी देर पहले ही दे दिए हैं। मान लीजिए आपके पास क्या है, C2H5Br है ना, मतलब ये क्या है, ब्रोमो इथेन है और उसके साथ OH लगा है। देखो यहां पर जो OH है, अल्कोहल जो है OH, हाइड्रोक्सिल आयन कहते हैं इसको। ये जो हाइड्रोक्सिल आयन है ये इस हैलोजन के मुकाबले ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो यहां पर क्या करेगा, ब्रोमीन जो है, इसको अगर कैसे समझाएं, देखो यहां पर समझाते हैं हो क्या रहा है, ऊपर समझाते हैं। देखिए यहां पे क्या है, CH3 CH2 को ऐसा भी लिख सकते हैं, और यहां पर लगा हुआ है, सॉरी वहां पे Br है, तो यहां पर क्या है, Br है। अब हमने क्या कहा कि कार्बन और ब्रोमीन में भैया ब्रोमीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या करेगा, ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल जाएगा कार्बन का, तो कार्बन पर कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, और ब्रोमीन क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर हो गया, Br माइनस। अब अगला स्टेप में क्या होगा, जो OH माइनस था, ये जो OH माइनस था वो क्या करेगा, Br माइनस के मुकाबले ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, तो ये OH माइनस अब इसके पास जाएगा, और ऐसा करने से क्या हो जाएगा, CH3 CH और जहां पर C के साथ Br लगा था वहां पर OH लग जाएगा, और साथ में Br माइनस न्यूक्लियोफ्यूज बनकर बाहर हो जाएगा। तो अगर हम इस रिएक्शन को देखें तो C2H5 का मतलब है CH3 CH2Br। अब हम इसको थोड़ा और खोल करके लिखे हैं, CH2 को, कार्बन को हाइड्रोजन ऊपर नीचे कर दिए हैं ताकि आप बेहतर समझ पाएं। और उसके बाद क्या हुआ है, ब्रोमीन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण कार्बन के इलेक्ट्रॉन को पुल कर लिया है, और जिसपे कारण ब्रोमीन पर माइनस का चार्ज और कार्बन पर प्लस का चार्ज सेटअप हुआ है। अब OH माइनस जो है वो ज्यादा बेटर, ज्यादा स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है एज कंपैरिजन टू हैलोजन के, और इसी कारण से वो Br माइनस के मुकाबले Br माइनस के जगह पर OH माइनस वहां पर चला जाएगा, इस कार्बन के पास जो प्लस चार्ज है, यानी कार्बोकेटायन के पास। ठीक है, तो यही रिएक्शन यहां पर है, इसी को हमने क्या किया है, एक्सप्लेन करके, इसको एलाबोरेट करके यहां पर लिखा है। आप चाहे तो इसके नीचे इसी बात को लिख सकते हैं। अब SN रिएक्शन तो आपको समझ में आ गया। SN मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शॉर्ट में SN रिएक्शन कहा जाता है। भले ही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का शॉर्ट फॉर्म NS आपको लग रहा है कि होना चाहिए, पर कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें आपके हिसाब से चीज़ें नहीं रखी जाती। जैसे अगर हम बात करें MBBS की बात करें, तो भैया मेरे MBBS में क्या होता है, MBBS मास्टर से शुरू होता है, ये तो यहाँ होता है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। MBBS का फुल फॉर्म क्या है, बैचलर, यहां से शुरू हो रहा है, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। तो M से भले ही यहाँ MBBS है, पर यहाँ पे स्टार्ट B से हो रहा है। उसी प्रकार से SN रिएक्शन भले ही S से शुरू हो रहा हो, पर S से नहीं, आपको N से शुरुआत करना है, और इसका नाम बोलना है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब SN रिएक्शन दो प्रकार का होता है, एक होता है SN1 रिएक्शन और दूसरा होता है SN2 रिएक्शन।
SN1 को यूनिमॉलिक्यूलर भी कह सकते हैं और SN2 को बाई मॉलिक्यूलर भी कह सकते हैं। अब बारी बारी से समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि SN1 रिएक्शन क्या होता है और SN2 रिएक्शन क्या होता है, बारी बारी से चीजों को समझेंगे। ठीक है, चलें भैया, समझ में कुछ आ रहा है? बारी बारी समझते हैं SN1 और SN2 के बारे में। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी कर लीजिए, जो भी करना है सो कीजिए, फिर आगे चलते हैं। ओके, SN1 रिएक्शन के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। SN1 रिएक्शन एंड इट्स मैकेनिज्म, ये हेडिंग देना है आपको, SN1 रिएक्शन एंड इट्स मैकेनिज्म। देखिए SN1 में बहुत बच्चों के मन में सवाल पूछा जाता है कि SN1 में 1 का क्या सिग्निफिकेंस है, यानी SN1 में 1 क्या दर्शा रहा है, ये जो 1 लिखा हुआ है पावर में वो क्या दर्शा रहा है। क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को केमिकल काइनेटिक्स नहीं पढ़ाया है, कुछ बैचेस में पढ़ाया है, तो आपको पता होना चाहिए फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर जिन बच्चों को पढ़ाए हैं उनको पता होगा कि ऑर्डर जो होता है वो हमेशा पावर में जाता है। तो चूंकि कहने का मतलब है कि SN1 रिएक्शन में ये जो 1 है ना, ये 1 क्या दर्शा रहा है कि जो रिएक्शन का जो रेट है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पर निर्भर कर रहा है। किस पे निर्भर कर रहा है? सिर्फ अल्काइल हैलाइड के नेचर पर, अल्काइल हैलाइड के कंसंट्रेशन पर, अल्काइल हैलाइड के अमाउंट पर निर्भर कर रहा है। यानी वैसा रिएक्शन जिसमें रिएक्शन का रेट सिर्फ एक ही रिएक्टेंट पर निर्भर करे उसको SN1 रिएक्शन या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहा जाता है। तो एक्चुअल में रिएक्शन क्या हो रहा है? अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखें तो यहां हो क्या रहा है? तो अगर हम SN रिएक्शन देखें तो यहां हो क्या रहा है, देखो ध्यान से, हो क्या रहा है? यहां पर RX और NU में क्या हो रहा है कि X जो है बाहर निकल रहा है और न्यूक्लियोफाइल जाके जुड़ रहा है। तो रिएक्शन दो चीजों पर, दो रिएक्टेंट है यहां पर, एक अल्काइल हैलाइड है और दूसरा न्यूक्लियोफाइल है। तो कहता है कि रिएक्शन का जो रेट है, रिएक्शन होने का जो स्पीड है, वो न्यूक्लियोफाइल पर अगर निर्भर नहीं करे, सिर्फ अल्काइल हैलाइड पर निर्भर करे, सिर्फ इस पर निर्भर करे, इसकी मात्रा पर निर्भर करे, इसके कंसंट्रेशन पर निर्भर करे, इसके नेचर पर निर्भर करे, तो वैसे रिएक्शन को SN1 या 1 डिग्री रिएक्शन कहेंगे। और अगर रिएक्शन का रेट इस पर और इस पर दोनों पर निर्भर करे तो उसको SN2 रिएक्शन या बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन कहेंगे या सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे। तो SN1 का मतलब क्या हुआ? वैसा रिएक्शन जिसमें रिएक्शन का रेट सिर्फ इस पर नहीं, या तो इस पर करेगा या दोनों पर करेगा, इस पर कुछ नहीं होता है। तो SN1 होता है जिसमें रिएक्शन का रेट सिर्फ और सिर्फ एक ही रिएक्टेंट और वो भी अल्काइल हैलाइड के कंसंट्रेशन पर या अल्काइल हैलाइड के नेचर पर निर्भर करे, उस पर रिएक्शन का स्पीड निर्भर करे, वैसे रिएक्शन को फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहा जाता है, SN1 कहा जाता है। सर नहीं समझ रहे हैं सर, दो चीज है तो एक पे कैसे निर्भर करेगा? देखो बेटा, तुम कभी जीवन में रोटी खाए हो? घर में गरम गरम रोटी तुम्हारी माँ तुमको बना के दे रही है और सब्जी तुमको कटोरी में दे के रख दी है, या दही आपके कटोरी में रखा हुआ है और आपको रोटी ला के गरम गरम पका पका करके आपको दिया जा रहा है। तो आपके खाने का जो स्पीड है, आप तो खाना दही रोटी दोनों खा रहे हैं या सब्जी रोटी खा रहे हैं, मिलाकर खा रहे हैं, लेकिन आपके खाने का जो स्पीड है वो किस पे निर्भर कर रहा है? सब्जी की मात्रा पर निर्भर कर रहा है। खाने का स्पीड हम बोल रहे हैं, स्पीड, रेट ऑफ खाना खाने का जो तेजी है आपका, वो किस पे निर्भर कर रहा है? क्या सब्जी पर निर्भर कर रहा है? आपकी माँ धीरे धीरे रोटी पका करके ला रही है या 3 भाई बहनों को एक एक करके देती है, तो कहने का मतलब है कि आप कितना तेज खाएंगे ये इस बात पर निर्भर करेगा कि रोटी भैया कितना जल्दी जल्दी आपकी थाली में आ रहा है। खाना तो आप दोनों को मिलाकर ही खा रहे हैं, रिएक्टेंट तो दोनों है, रोटी भी सब्जी भी, लेकिन खाने का स्पीड क्या सब्जी पर निर्भर कर रहा है? नहीं कर रहा है। किस पे निर्भर कर रहा है? सिर्फ रोटी पर निर्भर कर रहा है। यानी हम कहेंगे कि वहां पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, रिएक्टेंट तो दो हैं पर निर्भर सिर्फ किसी एक चीज पर कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर। तो आपको, आप आशा करते हैं अब आपको बेहतर समझ में आ गया होगा शायद इस उदाहरण के माध्यम से मैं क्या कहना चाहता हूं, कि वैसा रिएक्शन जिसमें रिएक्शन का रेट सिर्फ और सिर्फ अल्काइल हैलाइड, ब्रैकेट के अंदर लिखा है, इसका मायने मतलब है कोई भी चीज स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा रहे तो उसको कंसंट्रेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंसंट्रेशन कहा जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि अल्काइल हैलाइड के कंसंट्रेशन पर निर्भर करे सिर्फ और सिर्फ, और दूसरा बाकी न्यूक्लियोफाइल पर निर्भर ना करे, तो वैसे रिएक्शन को फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और इसीलिए उसको SN1 रिएक्शन कह रहे हैं।
तो आपको समझ में आ गया कि SN1 रिएक्शन में 1 का क्या मतलब है। तो 1 का मतलब है कि रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ एक रिएक्टेंट पर, और वो भी अल्काइल हैलाइड के कंसंट्रेशन पर, उसके नेचर पर निर्भर करता हो। ये भले ही इसका नाम SN1 रिएक्शन है, परंतु ये 2 स्टेप में पूरा होता है। भले ही इसका नाम SN1 रिएक्शन हो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन हो, पर ये रिएक्शन भले ही 1 लिखा हो पावर में, वो ऑर्डर दर्शा रहा है, लेकिन ये रिएक्शन 2 स्टेप में पूरा होता है। पहला स्टेप क्या होता है, आउटगोइंग ऑफ न्यूक्लियोफ्यूज। जैसे ध्यान समझिएगा क्या है, मैं एग्जांपल लेता हूं। मान लेते हैं आपके पास क्या है, CH3 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 और यहां पर लेते हैं Cl। अब सबसे पहला स्टेप में क्या होगा, ये तुम्हारा जो है इसको हम बोलते हैं स्टेप 1, और ये स्टेप 1 में क्या होगा, ये न्यूक्लियोफ्यूज बाहर निकलेगा, CH3 CH3 CH3, और यहां पर देखो ध्यान समझना प्यारे बच्चों, हो क्या रहा है, कार्बन और क्लोरीन में क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्लोरीन क्या करेगा, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को भी ले लेगा, और इस प्रकार कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है तो कार्बन पर प्लस का चार्ज आ जाएगा, और यहां से जो क्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन लेकर माइनस यानी न्यूक्लियोफ्यूज बनकर बाहर हो जाएगा। ये पहला स्टेप होगा, और ये जो पहला स्टेप होगा इसका नाम है आउटगोइंग। यहां तो लिखा हुआ है, यहां लिखने की जरूरत नहीं है, स्टेप 1। ये स्टेप जो होता है इसको हम लोग कहते हैं कि ये स्टेप 1 जो होता है वो हमेशा स्लो स्टेप होता है, स्लो होता है, धीरे धीरे होता है। क्यों भैया, धीरे क्यों होता है, इसलिए धीरे होता है, कभी आप छोटे बच्चे को स्कूल जाते हुए अगर देखे होंगे तो जब स्कूल जाता है तो वो बहुत धीरे धीरे जाता है, लेकिन जब स्कूल से लौटता है घर तो बहुत तेजी से दौड़ता है, क्योंकि उसको डर होता है छोटा बच्चा को कि मैं अपनी माँ से दूर जा रहा हूँ, मैं सेफ हूँ कि नहीं पता नहीं, उसको अपनी जान का डर रहता है या कुछ भी रहता है, वो अपनी माँ को खोना नहीं चाहता, अपनी माँ को नज़रों के सामने देखना चाहता है, इसलिए वो अपनी माँ से दूर जाते समय कतराता है, खिंचाता है, उसको नया बॉटल, नया ये, नया बैग, कई तरह के बहाने, उसको छलावा देना पड़ता है, तब बड़ी मुश्किल से वो धीरे धीरे जा करके आदत बनाता है। तो कहने का मतलब यही बात है, ये वाला स्टेबल है और ये अनस्टेबल है। वैसे तो ये उतना भी अनस्टेबल नहीं है, परंतु फिर भी किसी के पास यदि प्लस या माइनस का चार्ज हो तो उसको हम लोग कहते हैं कि वह अनस्टेबल होता है। इस पर कोई चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल बॉडी है और इस पर प्लस का चार्ज आ गया तो ये स्टेबल से अनस्टेबल हो रहा है। तो कोई भी चीज स्टेबल से अनस्टेबल होगा तो थोड़ा धीरे ही तो होगा। जब पता है आपको क्या मेरा पहला कदम जो है वो गड्ढे में जाने वाला है, तो हम वो कदम सोच समझ के रखेंगे ना जी। जब गाड़ी देख रहे हैं कि आगे गड्ढा है तो गाड़ी का कंट्रोल में ले आएंगे ना, गाड़ी की स्पीड कम कर लेंगे। तो कहने का मतलब क्या है, जब रोड खराब हो तो गाड़ी की स्पीड अपने आप कम हो जाती है, ऑटोमेटिक है, ड्राइवर कम करेगा उसको। तो वही चीज है यहाँ पर, ये न्यूट्रल है और इससे ये कार्बोकेटायन बन रहा है, तो स्टेबल से अनस्टेबल हो रहा है। यानी कहने का मतलब मेरा यह है कि ये स्टेबल है और ये स्टेबल से क्या हो रहा है, अनस्टेबल। वैसे तो उतना भी अनस्टेबल नहीं है क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, परंतु फिर भी स्टेबल से अनस्टेबल हो रहा है, इसीलिए ये स्टेप स्लो स्टेप कहा जाता है। सर अभी आप क्या बोल रहे थे, एक बार फिर से बोलिए। तो आप बोल रहे थे ये उतना भी अनस्टेबल नहीं है। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जिस कार्बन पर प्लस का चार्ज हो, यानी इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, भैया अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कम नहीं हुआ, लेकिन यहां पर जो है ना आई ग्रुप लगे हुए हैं, प्लस आई ग्रुप। ये मिथाइल जो होता है ना, मिथाइल ग्रुप लगा है, ये मिथाइल ग्रुप लगा है, ये मिथाइल ग्रुप लगा है। तो ये जहां भी रहते हैं ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, बिना मांगे इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो इस कार्बन के पास जो सेंटर में कार्बन है जिसपे प्लस का चार्ज लगा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और उस कमी को पूरा करने के लिए इधर से भी इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी देगा, ये भी देगा, तो तीनों दे देकर इसके पास इलेक्ट्रॉन की जो कमी है उस कमी को ये आभास नहीं होने देंगे। और इसी कारण से ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन है। जिस कार्बन पर प्लस चार्ज लगा होता है उसको कार्बोकेटायन कहते हैं, और इस कार्बोकेटायन से 3-3 अल्काइल ग्रुप, 3-3 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, इसीलिए इसको 3 डिग्री कार्बोकेटायन कहते हैं। और यहां पर जिस कार्बन से हैलोजन है ये अल्फा कार्बन है। भैया जिस कार्बन से हैलोजन है वो अल्फा है, अल्फा से जुड़े हुए कार्बन को बीटा कार्बन कहते हैं। तो यहाँ 3 बीटा कार्बन है, इसका मतलब ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड जो है उसमें सबसे पहला स्टेप क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल हैलोजन का बाहर निकलना और बन करके कार्बोकेटायन का बनना। जब ये पहला स्टेप पूरा होगा, अब दूसरा स्टेप में क्या होगा, ध्यान समझिएगा। दूसरा स्टेप क्या होगा, ये जो होगा स्टेप 2 होगा, और इस स्टेप में क्या होगा ध्यान समझना। अब अगला स्टेप में क्या होगा कि जो न्यूक्लियोफाइल है, जो आपने न्यूक्लियोफाइल लिया है, कौन सा न्यूक्लियोफाइल लिया है, सपोज दैट आपने OH- लिया है, टाइम पास नहीं करते हैं, सीधा पॉइंट पर आते हैं। जो आपने मान लीजिए कि न्यूक्लियोफाइल सपोज लिया है
जो हैलोजन से ज़्यादा बेटर है ना। तो हमने यहां सपोज ले लिया OH माइनस, क्या ले लिया आपने, OH माइनस। ऐसा करने से क्या होगा, इस पे जो माइनस का साइन है, ये माइनस चार्ज क्या होगा, अब इस कार्बन के पास जो प्लस है उसके पास चला जाएगा और इस प्रकार से CH3 और यहां पर क्या आके जुड़ जाएगा, OH, और ये क्या बन जाएगा, 3 डिग्री एल्कोहल बन गया। क्या बन गया, 3 डिग्री एल्कोहल बन गया। जिस कार्बन से OH लगा हो उसको एल्कोहल कहा जाता है, और कहने का मतलब है कि उस कार्बन से 3 अल्काइल ग्रुप जुड़े हैं, इसलिए 3 डिग्री एल्कोहल कहा जाएगा, क्योंकि 3 बीटा कार्बन है। तो ये रिएक्शन 2 स्टेप में हो। अब जाहिर सी बात है कि सेकेंड स्टेप क्या होगा, स्लो होगा कि फास्ट होगा, तो आपका जवाब होना चाहिए शायद कि फास्ट होगा। क्यों फास्ट होगा, क्योंकि अनस्टेबल से फिर क्या हो रहा है, स्टेबल हो रहा है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो अनस्टेबल से स्टेबल बन रहा है, तो ये स्टेप क्या होगा, फास्ट। यानी SN1 रिएक्शन 2 स्टेप में होता है। पहला स्टेप में क्या होता है, आउटगोइंग ऑफ न्यूक्लियोफ्यूज, और दूसरा स्टेप में क्या होता है, इनकमिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल। पहला में आउटगोइंग ऑफ न्यूक्लियोफ्यूज और दूसरा स्टेप में क्या होता है, इनकमिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल। इसको अलग से भी समझा सकते हैं, पर यहीं पर लिख लेते हैं, ज्यादा बेटर समझ में आएगा, टाइम वेस्ट क्या करना है। तो ये स्टेप 1, ये स्टेप 2। अब तुम्हारे मन में सवाल आएगा कि सर यहां 3 डिग्री, ये हम उतना बढ़िया नहीं समझ पाए सर, ऐसा क्यों हुआ। देखो बेटा, SN1 रिएक्शन जो होता है वो जनरली 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड ही प्रीफर करते हैं। यानी 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड जो होंगे इस प्रकार से, जिसके पास बल्कि ग्रुप लगे हों, यहां भी बल्कि ग्रुप है, बल्कि मतलब बड़ा ग्रुप, भारी ग्रुप, ये बल्कि ग्रुप है। जब तक यहां से क्लोरीन हटेगा नहीं ना, तब तक दूसरा न्यूक्लियोफाइल यहां पर आ नहीं पाएगा, क्योंकि ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है। अब भैया तुम्हारे जीवन में कोई पहले से महिला मित्र है या पुरुष मित्र है, तो क्या वो महिला मित्र आपके जीवन में दूसरी महिला मित्र को आने देगी, इतने आसानी से आने देगी, नहीं आने देगी ना। पहले ही तुम्हारे घर में एक लड़की है और तुम दूसरे उस घर में वो लड़की दूसरे लड़की को तुम्हारे घर में आने देगी, या तुम्हारे पहले से ही कोई तुम्हारा मेल फ्रेंड है और तुम दूसरे मेल फ्रेंड को, वो तुम्हारा जो मेल फ्रेंड है वो दूसरे मेल फ्रेंड को आपके जीवन में आने देगा, नहीं आने देगा ना, बाधा तो उत्पन्न करेगा, डिस्टर्बेंस, लड़ाई झगड़ा करेगा ही करेगा। तो वही चीज है यहां पर, ये क्लोरीन जो न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल को इधर से तो आने नहीं देगा अपने तरफ से, इधर से भी नहीं जाने देगा, और उस न्यूक्लियोफाइल को का टारगेट है कि उसको इस कार्बन को अप्रोच करना है, तो इधर से आ नहीं सकता क्योंकि न्यूक्लियोफाइल है, इधर से आ नहीं सकता क्योंकि न्यूक्लियोफाइल है। और एक न्यूक्लियोफाइल के सामने से दूसरा न्यूक्लियोफाइल कैसे आ सकता है, दोनों सेम चार्ज है, तो इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, उसके पास भी इलेक्ट्रॉन, तो सिमिलर चार्ज तो रिपेल करेगा ना। तो इस न्यूक्लियोफाइल की वजह से इधर से न्यूक्लियोफाइल नहीं आ पाएगा। अब इधर से भी नहीं आ पाएगा, क्यों नहीं आ पाएगा, इधर से भी नहीं आ पाएगा, क्यों नहीं आ पाएगा, क्योंकि ये सब बड़े बड़े ग्रुप हैं, बल्कि ग्रुप हैं, ये पूरी तरीके से इसको घेर करके रखे हुए हैं, ये पूरा दीवार बना हुआ है, ये पूरा इसको क्या करके रखे हैं, घेर करके रखे हैं, और जिस कारण से इस सेंट्रल कार्बन तक उस न्यूक्लियोफाइल को OH माइनस को पहुंचने नहीं देंगे। तो जब तक यहां से Cl माइनस क्लोरीन खाली नहीं करेगा जगह, एक साइड को खाली नहीं करेगा, एक साइड खाली नहीं होगा, तब तक दूसरा न्यूक्लियोफाइल इसके जगह पर आ ही नहीं सकता है। तो जो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है, इसको देख करके, इसकी वजह से ये क्लोरीन बाहर निकल रहा है। क्यों, क्योंकि देख रहा है कि मेरे ग्रैंडफादर आ गए, मेरे दादाजी आ गए हैं, तो हमको अब कुर्सी खाली करना पड़ेगा। और हम नहीं देखे, शादी विवाह में जाते हैं तो क्या होता है, छोटे बच्चे हैं तो कोई बड़ा आदमी आता है, क्या कहता है, बाबू उठो तो कुर्सी से, उस कुर्सी में जाके बैठो। तो लेकिन आपसे छोटा बच्चा आपको नहीं उठा सकता, आपसे बड़ा उम्र का आदमी ही आपको उठा सकता है, और आप उठ के चले जाते हैं, 2-4 मन में बुदबुदाते हैं कोई बात और चले जाते हैं। होता है कि नहीं होता है। तो वही बात यहां पर है, ये आपके पास स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है, ये क्या करेगा, इसको देख करके ये क्लोरीन बेचारा हट जाएगा यहां से। क्यों, ताकि OH को हम यहां पर आने दें। तो जब तक ये नहीं हटेगा तब तक दूसरा चीज न्यूक्लियोफाइल आ नहीं सकता। इसीलिए ये रिएक्शन 2 स्टेप में हो रहा है, क्योंकि इधर से पूरा बल्कि ग्रुप है, इसीलिए। हाँ, अगर यहां छोटा छोटा ग्रुप होता, कौन सा ग्रुप होता, छोटा छोटा, जैसे हाइड्रोजन 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 होता, तब फिर इसको निकलने का जरूरत नहीं था, तब फिर निकलने का जरूरत नहीं था, इसको इधर पीछे से जाके अप्रोच कर सकता था। लेकिन यहां चूंकि बड़े बड़े ग्रुप लगे हैं, बल्कि ग्रुप लगे हैं, और इसी कारण से जब तक यहां से क्लोरीन बाहर नहीं होगा तब तक दूसरा न्यूक्लियोफाइल इधर से आ नहीं पाएगा इसके पास, और इसीलिए ये रिएक्शन 2 स्टेप में होता है। तो हमने कहा SN1 रिएक्शन में 1 का क्या मतलब है, SN1 2 स्टेप में क्यों होता है, क्योंकि 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड होने की वजह से। यानी इस रिएक्शन को जनरली 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड ही परफॉर्म करते हैं। तो ये स्टेप 1 है, आउटगोइंग ऑफ न्यूक्लियोफ्यूज, हमने यहाँ ब्रैकेट में लिखा भी है, स्लो स्टेप होता है। और स्लो स्टेप जो होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। इसको हम डिटेल में केमिकल काइनेटिक्स में समझाएंगे कि ये लाइन हम यहाँ पर क्यों लिखे हैं। फिलहाल आप इसको लिख लें। तो ये स्टेप 1 है और यहाँ पर स्टेप 2 लिख लें। आप चाहें तो इसको अलग से भी लिख सकते हैं। स्टेप 2 में क्या हुआ था,
स्टेप 2 में जो आपके पास कार्बोकेटायन बना CH3 C CH3 CH3, कार्बन पे जो प्लस चार्ज था इसके पास कौन आया OH माइनस, और OH माइनस क्या करेगा इसके साथ आकर के जुड़ जाएगा CH3 CH3, और यहां पर क्या हुआ OH बन गया। तो ये दूसरा स्टेप होता है। अब चूंकि पहला स्टेप जो आपके पास हुआ उसमें क्या बना, आपके पास एक इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बना है, तो इस कार्बोकेटायन को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक पोलर सॉल्वेंट की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है? पोलर सॉल्वेंट की आवश्यकता पड़ती है। पोलर सॉल्वेंट रिक्वायर्ड, क्यों? टू न्यूट्रलाइज द इंटरमीडिएट, इस इंटरमीडिएट जो कार्बोकेटायन बना है, टू न्यूट्रलाइज द इंटरमीडिएट, जो इंटरमीडिएट बना है, इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन जो बना है, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ही यहां पर आपको पोलर सॉल्वेंट की आवश्यकता पड़ती है। अब ये हो गया आपके पास SN1 रिएक्शन, 2 स्टेप में होता है। 1 का क्या मतलब है, इससे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, या अगर वहीं पर आप स्टेप 2 लिख लिए होंगे तो दोबारा स्टेप 2 लिखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, चले आगे। ओके, अब ये बात को नोट करके आपको लिखना है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी SN1, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। सारा सवाल इसी से बनेगा भैया। ये 2 चीज अगर तुमको नहीं पता है तो एक भी तुम्हारा क्वेश्चन ही नहीं बनेगा डीपीपी का, या अभी जो हम क्वेश्चन कराएंगे एक भी नहीं बनेगा। ये 2 चीज एकदम अपने डीएनए में जाने दो कि रिएक्टिविटी यानी SN1 ज्यादा तेजी से कौन करेगा। तो SN1 ज्यादा तेजी से कौन करेगा, ये किस बात पे निर्भर करता है कि जो कार्बोकेटायन बना वो कितना ज्यादा स्टेबल है। अभी यहां पर जो कार्बोकेटायन बना बेटा वो कितना स्टेबल है, देखो जरा यहां पर ये जो कार्बोकेटायन बना है, यहां पर क्लोरीन बाहर निकले से कार्बोकेटायन बना है कि नहीं बना है, निकलने से। अब देखो यहां पर ये जो ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, देने वाला है, ये देने वाला है, ये देने वाला है, तो तीनों दे देकर इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी का उतना आभास नहीं होने देगा। यानी 3 डिग्री कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। हम कुछ भी बात बोलते हैं तो लोग खाली 3 डिग्री सुनता है। सर आप बोल रहे थे 3 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव होता है सर, आज बोल रहे हैं 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है, तुम बेहुदा हो साले। हम क्या बोले थे, 3 डिग्री अल्कोहल बोले थे कि 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड बोले थे कि आज 3 डिग्री कार्बोकेटायन बोल रहे हैं। तुम खाली 3 डिग्री पकड़ के बैठे रहो। तुम 3 डिग्री क्या बोल रहे, पूरा बात तो सुनोगे तब ना। खाली 3 डिग्री बोलते हैं तो बकाया जाता है सर आप बोले थे 3 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव रहता है, आज कह रहे हैं 3 डिग्री स्टेबल रहता है। अबे उस दिन मैं बोला था 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड ज्यादा रिएक्टिव होता है, 3 डिग्री अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव होता है, आज कह रहे हैं 3 डिग्री कार्बोकेटायन। समझो बात को। तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है, क्यों? क्योंकि इसके पास जो इलेक्ट्रॉन की कमी है उस कमी को इस कमी को बैकअप करने के लिए, कमी को फुलफिल करने के लिए 3-3 प्लस आई ग्रुप है, 3-3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये मिथाइल ग्रुप जहां भी रहते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, प्लस आई ग्रुप होते हैं, बिना मांगे इलेक्ट्रॉन देते हैं, और इस प्रकार इस कार्बन के पास जो कमी है इलेक्ट्रॉन की उस कमी को पूरा करेंगे। इसीलिए सबसे ज्यादा स्टेबल 3 डिग्री कार्बोकेटायन होता है, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री होता है। तो कहने का मतलब यहां पर यही बात बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है कि स्टेबिलिटी, जितना ज्यादा स्टेबल रहेगा कार्बोकेटायन उतना ही अच्छा वो तेजी से SN1 रिएक्शन को परफॉर्म करेगा। दूसरा हेवी, ब्रैकेट में बल्कि लिखा हुआ है, हेवी को ही बल्कि कहा जाता है, बड़ा बड़ा ग्रुप। बड़ा मतलब सर जैसे हमने कहा भैया मेरे आपके पास एक ये है, तुम समझो जरा, काहे नहीं समझ रहे हो, तुम्हारे पास ये है, ठीक है, ये है, इससे भी बल्कि ग्रुप क्या हो सकता है सर, इससे बल्कि ग्रुप क्या हो सकता है, बेंजीन रिंग ले लो, 6 कार्बन का एकदम गजब ले लो, गजब, इससे भी खतरनाक हो गया ये प्लस। इस तरह का अगर रहेगा, यानी अगर हमसे कहा जाए कि इन दोनों में ज्यादा फास्ट कौन SN रिएक्शन करेगा, SN1, तो हम कहेंगे कि नीचे वाला करेगा। क्यों? क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन और हेवी ग्रुप देखना है कि उस कार्बोकेटायन से कितना ज्यादा हेवी ग्रुप अटैच है। ये बेंजीन रिंग है, धंस रहा है तुम लोगों को, तो ये और ये में ज्यादा बल्कि किसके पास है, इससे भी बड़े बड़े ग्रुप यहां पर लगे हैं जो क्या करेंगे, न्यूक्लियोफाइल को इस सेंटर कार्बन तक पहुंचने में हिंडर पैदा करेंगे, हिंड्रेंस पैदा करेंगे। तो जितना ज्यादा अच्छा, ऊपर से स्टेबिलिटी ये ज्यादा है रेजोनेंस की, इसके मुकाबले ये ज्यादा स्टेबल है। इसके मुकाबले हमने क्या कहा, इन दोनों में ज्यादा बल्कि ग्रुप कौन है, ये। इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन कौन है, ये नीचे वाला। क्यों भैया? क्योंकि इसमें बेंजीन रिंग लगा है, तो उससे क्या हो गया, यहां पर भैया मेरे ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, ये दे सकता है, यानी ये प्लस आई है। तो मूड खराब हो जाता है।
यहां पर क्या है, ये प्लस आई ग्रुप है, ये क्या है, प्लस आई ग्रुप है, ये क्या है, प्लस आई ग्रुप है। ये इलेक्ट्रॉन दे देकर इस कमी को पूरा करेंगे। लेकिन ये क्या है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये क्या है, प्लस आई, रेजोनेंस की वजह से ये प्लस आई प्लस आई प्लस आई, लेकिन साथ ही साथ प्लस आर भी है, रेजोनेंस भी है, रेजोनेंस भी है, रेजोनेंस भी है। तो रेजोनेंस भी है और इंडक्टिव इफेक्ट भी है। तो इंडक्टिव इफेक्ट भी है, रेजोनेंस भी है, यानी दो दो फैक्टर है इसको स्टेबल बनाने के लिए। भैया रेजोनेंस समझते हो, बेंजीन में डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड प्लस, तो कॉन्जुगेट पेयर बन रहा है, डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल पॉजिटिव। तो यहां पर रेजोनेंस भी हो रहा है और रेजोनेंस होकर के यहां पर स्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ा दे रहा है, और जिस कारण से इसके मुकाबले ये ज्यादा स्टेबल है। तो हमने कहा कि अगर हमसे पूछा जाए कि इन दोनों में ज्यादा तेजी से SN1 रिएक्शन कौन परफॉर्म करेगा, तो हम कह रहे हैं कि जितना ज्यादा बेंजीन रिंग रहेगा उतना ज्यादा स्टेबल रहेगा। एक तो बल्की ग्रुप भी और दूसरा स्टेबिलिटी भी। क्यों स्टेबिलिटी? क्योंकि यहां सिर्फ प्लस आई ग्रुप है, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन देगा, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन भी देगा और इसको स्टेबल और अच्छे तरीके से कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पास रेजोनेंस के भी पैरामीटर्स हैं। नहीं समझ पाए? अरे हंसो भाई, बोलो तो यार, तुम तो एकदम बोलो तो कुछ। चलो तो समझ में आपको आ गया। यानी अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखें तो सबसे ज्यादा तेजी से कौन रिएक्शन करेगा? 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। क्यों? क्योंकि 1 डिग्री में बल्की ग्रुप नहीं होगा ना, और 3 डिग्री में जितना ज्यादा बल्की ग्रुप रहेगा उतना ज्यादा SN1 को परफॉर्म करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड इज सुटेबल टू परफॉर्म SN1 रिएक्शन। नो नीड ऑफ प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। भैया कितना भी ताकतवर तुम प्राणी हो, तुमको विराट कोहली से ऑटोग्राफ लेना है, नरेंद्र मोदी से ऑटोग्राफ लेना है, तो इतने सारे बाउंसर से घिरा हुआ है, तुम कितनी ही बड़ी पर्सनालिटी हो, लेकिन तुमको डायरेक्ट नहीं जाने देगा। ये लोग क्या करेगा? रुकावट पैदा करेगा ही करेगा। क्यों? क्योंकि तुम कितना ही पावरफुल हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। यहां पर इतना ज्यादा बाउंसर है ना कि तुम चाह करके भी तुम नहीं जा सकते हो इस सेंट्रल कार्बन पर, क्योंकि इधर से बल्की ग्रुप, इधर से न्यूक्लियोफाइल। तो इसीलिए कहने का मतलब है कितना भी स्ट्रॉन्गर हो, कितना भी तिस्मार खा हो न्यूक्लियोफाइल, जब तक यहां से क्लोरीन या न्यूक्लियोफाइल बाहर नहीं निकलेगा तब तक दूसरा न्यूक्लियोफाइल यहां आ नहीं सकता है। यानी न्यूक्लियोफाइल इस केस में मैटर करता ही नहीं है कि स्ट्रांग है या वीक है। वीक रहेगा तब भी वैसा ही रिएक्शन करेगा, स्ट्रांग रहेगा तब भी वैसा ही मतलब जब तक न्यूक्लियोफ्यूज बाहर नहीं निकलेगा तब तक कितना भी स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल क्यों नहीं हो, इस कार्बन तक पहुंच नहीं सकता है। हाँ, नो नीड ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बिकॉज न्यूक्लियोफाइल डज नॉट प्ले वाइटल रोल। वाइटल मतलब इंपॉर्टेंट, वाइटल मतलब महत्वपूर्ण, वाइटल रोल। अब हमने क्या कहा था कि जो कार्बोकेटायन बना इसको न्यूट्रल करने के लिए पोलर सॉल्वेंट की आवश्यकता है, और इसीलिए यहां पर पोलर सॉल्वेंट में ये रिएक्शन ज्यादा अच्छा रिएक्शन करेगा। यानी अगर पोलर सॉल्वेंट का प्रेजेंस रहेगा तो SN1 रिएक्शन और ज्यादा फास्ट हो जाएगा। इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको भी कहीं नोट करके लिखना। इसके बाद इसको भी नोट करके लिखना। और क्या लिखना? ये वाला जो है ये ज्यादा स्टेबल है, ये मोर बल्की ग्रुप है इसमें, और ये ज्यादा स्टेबल है, ये कम, इसके मुकाबले ये कम स्टेबल है। इसमें बल्की ग्रुप भी कम है, इसमें हल्के हल्के ग्रुप है, इसके सामने तो इसके ग्रुप छोटे ही हो गए ना। तो ये दोनों के मुकाबले ये मोर स्टेबल माना जाएगा। मोर स्टेबल है कौन वाला? बेंजीन रिंग वाला मोर स्टेबल। 3 डिग्री अराइल हैलाइड है और 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, तो 3 डिग्री अराइल वाला जो रहेगा वो ज्यादा स्टेबल रहेगा। इसको बेंजाइल कह सकते हैं। चलो इसको नोट डाउन करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको यहां पे जो मैं क्या कह रहा हूं ये समझो जरा। यहां पर कह रहा है कि जो 3 डिग्री है, ये कितना डिग्री है? 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। तो कहता है कि SN1 रिएक्शन का अगर रिएक्टिविटी ऑर्डर देखें तो सबसे ज्यादा तेजी से कौन रिएक्ट करेगा? ये वाला। इसका मतलब हुआ CH3 C CH3 CH3 और X। इसका मतलब हुआ CH3 C CH3 H X। इसका मतलब हुआ CH3 C H H X। अब जितना ज्यादा अल्काइल ग्रुप रहेगा उतना ही ज्यादा फास्ट SN करेगा। यानी इन तीनों में देखो ये कितना डिग्री अल्काइल हैलाइड है? 3 डिग्री। ये कितना डिग्री? 2 डिग्री। ये कितना डिग्री? 1 डिग्री। तो 3 डिग्री ज्यादा फास्ट ना करेगा बाबू SN1, इसीलिए ये वाला फास्ट है, ये थोड़ा स्लो है, थोड़ा और भी स्लो है। उसी प्रकार यहां पर करेंगे तो यहां पर क्या है कि बेंजीन रिंग 3 है,
हाँ, और यहां पर 2 बेंजीन, 1 हाइड्रोजन, और यहां पर 1 बेंजीन, और भाई जो यहां पे मिथाइल है बस वहां बेंजीन है। नहीं समझे? मेरे कहने का मतलब बेटा, तुम्हारे पास बेंजीन रिंग तीनों तरफ से है, ऊपर से भी बेंजीन रिंग है, नीचे से भी बेंजीन रिंग है, सब तरफ से बेंजीन रिंग है, और यहां हैलोजन है। और यहां पर क्या है? यहां पर आपके पास सिर्फ 2 ही तरफ से बेंजीन रिंग है। समझो जरा, यहां पर क्या है? सिर्फ 2 ही तरफ से बेंजीन रिंग है, और एक तरफ से हाइड्रोजन है, वही चीज है। और यहां पर क्या है? सिर्फ एक तरफ से बेंजीन रिंग है, और बाकी दोनों तरफ से क्या है? हाइड्रोजन है। तो जितना ज्यादा बल्की ग्रुप रहेगा उतना फास्ट रिएक्शन करेगा SN1 को, इसीलिए ये वाला क्यों? क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन पैदा करेगा ना, इसीलिए ये ज्यादा कार्बोकेटायन पैदा करेगा ना, स्टेबल कार्बोकेटायन, इसीलिए। और इसके पास बल्की ग्रुप ज्यादा है ना, इसीलिए। अभी थोड़ी देर पहले तो बताए कि SN1 की रिएक्टिविटी किन बातों पर निर्भर करती है, तो एक बल्की ग्रुप की संख्याओं पर, और दूसरा कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पर। अगर कहता है कि 3 डिग्री ही है, सब 3 डिग्री ही है, हम बस आ रहे हैं, सबका सब 3 डिग्री ही है, लेकिन बल्की ग्रुप की संख्या मैटर करेगी, जितना ज्यादा बल्की ग्रुप रहेगा। यहां पर आप क्या देख रहे हैं? यहां तीनों के तीनों बेंजीन रिंग है, और यहां 2 बेंजीन रिंग, 1 मिथाइल, और यहां 1 बेंजीन, 2 मिथाइल। नहीं समझ में आया सर? हम कह रहे हैं ना बाबू, एक तुम्हारे पास इस प्रकार से है, एक तुम्हारे पास इस प्रकार से है, एक तुम्हारे पास इस प्रकार से है, और यहां पर है तो ये वाला है, और एक कह रहे हैं कि तुम्हारे पास इस प्रकार से है, तुम्हारे पास इस प्रकार से है, और तुम्हारे पास CH3 है, और हम कह रहे हैं कि यहां पर तुम्हारे पास सिर्फ 1 बेंजीन रिंग है, और बाकी तुम्हारे पास क्या है? 3 डिग्री तीनों है। ये भी 3 डिग्री है, ये भी 3 डिग्री है, ये भी 3 डिग्री है, क्योंकि जिस कार्बन से हैलोजन अटैच है उससे डायरेक्टली 3 कार्बन जुड़े हैं, ये भी, ये भी, ये भी। परंतु इन तीनों में सबसे ज्यादा फास्ट ये रिएक्शन करेगा। क्यों? इसके पास बल्की ग्रुप ज्यादा है, इसके पास 2 बल्की ग्रुप है, इसके पास एक बेंजीन रिंग है। और स्टेबिलिटी की बात करेंगे कार्बोकेटायन, तो यहां ज्यादा स्टेबल होगा, और इसीलिए कह रहे हैं कि इन तीनों में ज्यादा फास्ट रिएक्शन SN1 कौन करेगा? तो ये वाला करेगा, 3 बेंजीन रिंग वाला करेगा। 3 डिग्री, 3 डिग्री, 3 डिग्री, 3 डिग्री में ही अगर कंपैरिजन किया जाए तो रिंग वाला ज्यादा तेजी से करेगा। यानी कहने का मतलब है सबसे ज्यादा तेजी से बेंजाइल करेगा, उसके बाद एलाइल करेगा, उसके बाद 3 डिग्री करेगा, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद मिथाइल हैलाइड। मिथाइल हैलाइड का मतलब है भैया मात्र CH3Cl। इथाइल हैलाइड का मतलब क्या है? CH3Cl। नहीं समझे सर? मतलब अभी हम क्या बोले थे कि SN1 रिएक्शन जो है वो सबसे ज्यादा तेजी से कौन करेगा? 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। इसमें हम एक चीज और जोड़ दिए कि अगर बेंजाइल और एलाइल में भी कंपेयर करना है तो सबसे ज्यादा तेजी से बेंजाइल, उसके बाद एलाइल, उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1। 3 to 1 से भी ज्यादा कौन? बेंजाइल और एलाइल। क्यों? तो उसका रीजन देखो। क्यों भैया? ये इसको नोट करके लिख लेना, क्यों एलाइल और बेंजाइल ज्यादा स्टेबल होता है। इसका स्क्रीनशॉट लिए, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखा हुआ है कि बेंजाइल उसके बाद एलाइल। ये क्या है? SN1 रिएक्शन का ऑर्डर है, SN1 रिएक्शन का ऑर्डर है। पहले बेंजाइल, फिर एलाइल, फिर 3, फिर 2, फिर 1, और तब जाकर के मिथाइल क्लोराइड या मिथाइल हैलाइड। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो। चलो नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद क्या कहता है? कहता है कि बेंजाइल और एलाइल वाला ज्यादा स्टेबल क्यों हो गया? तो भैया बताए ना कि बेंजाइल और एलाइल वाला में रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन हो जाएगा। ग्रेटर स्टेबलाइजेशन ऑफ एलाइल एंड बेंजाइल कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बाय रेजोनेंस, प्राइमरी एलाइलिक एंड प्राइमरी बेंजाइलिक हैलाइड शो हायर रिएक्टिविटी इन SN1 रिएक्शन देन अदर सिंपल हैलाइड्स। ये रीजन लिख लेना कि क्यों पहले 3 डिग्री से भी ज्यादा तेज कौन कर रहा है? बेंजाइल और एलाइल। बेंजाइल मतलब ये वाला बेटा, और एलाइल मतलब डबल बॉन्ड। एलाइल समझते हो? नहीं समझते हो? देखो ये है एलाइल। एलाइल मतलब बता चुके हैं, जो कार्बन डबल बॉन्ड से बंधा रहता है उसको विनाइलिक कार्बन, विनाइलिक के जो सिंगल बॉन्ड से बंधा रहता है उसको एलाइलिक कार्बन, सॉरी एलाइलिक है ये। और एलाइलिक कार्बन से अगर हैलोजन लगा हो तो उसको एलाइल हैलाइड कहते हैं। तो कहने का मतलब है यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड प्लस चार्ज। यहां हैलोजन निकलेगा तो प्लस हो जाएगा, तो डबल सिंगल प्लस। तो जब डबल सिंगल और प्लस है तो यहां पर कॉन्जुगेट पेयर बन रहा है, तो कॉन्जुगेट पेयर बन रहा है तो यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। क्या हो जाएगा? हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये है एलाइल हैलाइड। तो पहले बेंजाइल में रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी है और प्लस आई भी है, हाइपर कॉन्जुगेशन में भी प्लस आई है और रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन है इसमें एलाइल में।
बेंजाइल में रेजोनेंस, एलाइल में हाइपर कॉन्जुगेशन, इसकी वजह से स्टेबल ज्यादा है। और 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री में सिर्फ और सिर्फ प्लस आई काम कर रहा है, और इसीलिए बेंजाइल और एलाइल ज्यादा रिएक्टिव होगा 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री के। इतनी सी बात मैं समझा रहा हूं। अब हम इसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो ज्यादा बेटर आपको समझ में आएगा। यहां से हम लोग कुछ सवाल करते हैं, ठीक है? क्यों? आपको पूछा है कि इनमें से SN1 रिएक्शन सबसे फास्ट कौन करेगा। ये 4 विकल्प आपके पास हैं। इसको अगर खोलें तो कहीं भी अगर आपको C6H5 दिखाई दे, मतलब आपको समझना चाहिए कि वहां बेंजीन रिंग है और उसके साथ लगा है CH2Br। इसको खोलेंगे तो ऐसा दिखेगा। यहां पर क्या दिख रहा है आपको? 2 बेंजीन रिंग है। कितना बेंजीन रिंग है? 2। इस प्रकार से 2 बेंजीन रिंग है और इसके साथ लगा हुआ है CH2Br। और यहां पर आपके पास है, इसको अगर खोलेंगे, C6H5 मतलब बेंजीन रिंग, और यहां लगा हुआ है, सॉरी यार, इसके बाद क्या आपके पास? C6H5, अच्छा, बेंजीन रिंग है आपके पास, एक और बेंजीन रिंग, और उसके बाद क्या है? CH3, और उसके साथ लगा है Br। ये इसके लिए है, ये इसके लिए है, ये इसके लिए और ये इसके लिए है। अगर इसको खोलेंगे तो ऐसा कुछ दिखाई देगा प्यारे बच्चों। अब आपको पूछता है कि इसमें से SN1 कौन करेगा। तो SN1 के लिए क्या बताया गया कि SN1 के लिए भैया, SN1 के लिए बताया गया कि पहले 3 डिग्री करेगा, उसके बाद 2 डिग्री करेगा, उसके बाद 1 डिग्री करेगा, और उसके पहले कौन करेगा? बेंजाइल, और बेंजाइल से पहले कौन करेगा? एलाइल। ये 3 मतलब SN1 के लिए, किसके लिए है? SN1 रिएक्शन के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर है SN1 के लिए, ठीक है? तो ये कितना डिग्री है? जिस कार्बन से हैलोजन अटैच है, देखो ध्यान से, जिस कार्बन से हैलोजन अटैच है उसे डायरेक्टली कितना कार्बन है? 1। तो ये कितना डिग्री अल्काइल हैलाइड है? 1 डिग्री। नहीं समझ पाए यार। यहां पर जिस कार्बन से हैलोजन अटैच, उससे कितना कार्बन अटैच है? 2। ये अल्फा है, ये एक बीटा, ये एक बीटा, और ये अल्फा है तो यहां एक बीटा। इसी प्रकार इसका देखेंगे बालक, यहां पर इस कार्बन से तो ये अल्फा, ये बीटा और ये बीटा, यानी 2 बीटा है मतलब ये 2 डिग्री है, यहां 2 बीटा है मतलब ये भी 2 डिग्री है। इसी प्रकार यहां पर ये अल्फा, अल्फा के बाद बीटा, बीटा एंड फाइनली बीटा, 3 बीटा है, इसका मतलब ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। अब आप ही को डिसाइड करना है कि सबसे ज्यादा फास्ट कौन करेगा। तो कंफर्म हो गया कि 3 डिग्री सबसे पहले करेगा, यानी 1 नंबर ये हो गया। अब इन दोनों में देखना है भैया कि इन दोनों में ज्यादा कौन फास्ट करेगा। तो उसके लिए क्या बताया गया कि जिसके पास बल्की ग्रुप ज्यादा होगा या जिसका कार्बोकेटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा। अब यहां देखना है, यहां पर एक अल्काइल ग्रुप है और यहां एक बेंजीन है, और यहां पर दोनों बेंजीन है, तो यहां पर क्या है? ये ज्यादा स्टेबिलिटी है ना प्यारे। क्यों? क्योंकि यहां पर रेजोनेंस भी है। यहां पर बेंजीन रिंग की वजह से क्या है? प्लस आई भी है और रेजोनेंस भी है, प्लस आर है। तो प्लस आई प्लस आर, 2 फैक्टर है स्टेबिलिटी के लिए। यहां पर प्लस आई और प्लस आर, यहां पर क्या है? प्लस आई और प्लस आर। प्लस आई मतलब इंडक्टिव इफेक्ट पॉजिटिव है, यहां पर क्या है? सिर्फ प्लस आई है। तो जितना ज्यादा प्लस आई और जितना ज्यादा प्लस आर रहेगा, वो कार्बोकेटायन हैलोजन के निकलने के बाद उतना ही ज्यादा स्टेबल माना जाएगा। इसका मतलब इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन क्रिएट करेगा कार्बोकेटायन? ये। तो ये कितना हो जाएगा? 2 डिग्री। उसके बाद कौन हो जाएगा? ये 3 नंबर पे आएगा, और ये क्या हो जाएगा? सबसे पुअर 4 नंबर पर आएगा। यानी अगर हमको SN1 का रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखना है, SN1 का रिएक्टिविटी ऑर्डर अगर हमें लिखने के लिए या टिक करने के लिए एग्जाम में देता है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे फास्ट करेगा 1 नंबर वो रहेगा, उसके बाद 2 नंबर पे ये आएगा, उसके बाद ये करेगा, और इसके बाद जो है वो इस पे आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे पहले वो। ये हमने किस ऑर्डर में लिखा है? डिसेंडिंग ऑर्डर लिखता है, लिखे घटते क्रम में लिखे हैं। सबसे पहले ये और सबसे पुअर ये वाला SN1 रिएक्शन को परफॉर्म करेगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये NCERT के एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद
ओके अच्छा, SN2 से पहले मैं चाहूंगा कि कुछ और क्वेश्चन हो आपको आप अपने तरफ से कराएं। एक कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन है वो आपको करना है। ये भी शायद एनसीईआरटी का ही है या प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। एक ये है और एक ये है। इन दोनों में आपको बताना है विच वन अंडरगो SN1 रिएक्शन फास्टर, विच वन अंडरगो SN1 रिएक्शन फास्टर, विच वन अंडरगो SN1 रिएक्शन फास्टर। SN1 रिएक्शन फास्ट कौन परफॉर्म करेगा? इसका नाम हम देते हैं 1, इसका नाम देते हैं 2। ये आपको कमेंट करके बताना है कि भैया इन दोनों में SN1 रिएक्शन फास्ट कौन करेगा। SN1 के लिए आपको याद रखना है कि SN1 सबसे ज्यादा करता है 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। अब आपको बताना है कि इन दोनों में फास्टर SN1 रिएक्शन कौन परफॉर्म करेगा। दिस इज SN1। SN1 के लिए बताना है कि इन दोनों में कौन सा SN1 फास्ट करेगा। ये आपको कमेंट करना है। चलते हैं आगे।